साहब याद है धीरे धीरे जिन्हें जहर दिया गया, लेकिन बंबई की सड़कों से निकला एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा बड़े साहब के रोल में कैसे फिट हुआ? अब तक सीरीज में हमने आपको बैलेंस्ड गैंग वॉर की कहानियां सुनाई, कुछ डॉन्स की कहानियां सुनाई। अब तक की कहानियां कभी गरीबी से उठकर तो कभी कानून की गलती से खड़े हुए ऐसे डॉन की थी जिसने अंडरवर्ल्ड के लिए पुलिस का डर खत्म कर दिया था। लेकिन बॉम्बे का सबसे बड़ा अपराधी सबसे हिंसक नहीं था, वैसे भी हिंदुओं का सबसे बड़ा बाप। आप नोट करो, हिंदुओं में एक वो खुसरे के घर में औलाद पैदा हो जाए तो चुम चुम के मार देते। एक जांड भाई तेरा का वो रो का एजेंट, डॉन भी नहीं, रो का एजेंट ही बोलूंगा क्योंकि डॉन तो खुद बनते हैं भाई। लॉरेंस बिश्नोई को ये लोग पूछते थे। खैर बहरहाल उसकी भी सफाई शुरू हुई हुई है। दाऊद भाई जो था इनका, वो असल में रियल डॉन था। उसने हिंदू गैंगस्टरों को बाबरी का जो असल जो मजा दिया था ना भाई, वो दाऊद भाई ने दिया था टाइगर मेमन के जरिए। कितने 12 सीरियल, 1000 अफसरी योजना। वर्ल्ड में जरूरी नहीं कि सबसे बड़ा अपराधी सबसे अधिक हिंसक हो। आखिर अपराध और हिंसा दो अलग अलग बातें हैं। हिंसा अपराध हो ये तो जरूरी है, पर अपराध हिंसा हो ये जरूरी नहीं। तो सबसे बड़ा अपराधी सबसे संगठित था, सबसे सुरक्षित था और हाँ सबसे ज्यादा निर्दयी था। आजिम मस्तान द्वारा छोड़े गए वैक्यूम को भरने के लिए उभरा एक लड़का आगे जाकर बंबई का सबसे संगठित डॉन बना। और यही वो दौर था जब बंबई में अपराध को मजहब से पहचाना जाने लगा। वंस अपॉन अ टाइम हु रूल्ड मुंबई के तीसरे अध्याय में मजहब से नहीं पहचाना गया भाई, वो था बाल ठाकरे जिसने मजहब की एंट्री करवाई और छोटन राजन के लसन लगवा दिए भाई। छोटन राजन को वो हाल कर दिया कि आज भी इंडिया की जेल में बंद है भाई, क्योंकि वो पूरी दुनिया में जहां जहां घूमेगा वहां पेल दिया जाएगा। हिंदू डॉन छोटा मतलब दाऊद इब्राहिम के गैंग में काम करने वाला छोटा मोटा टपोरी था राजन, सही है। हिंदुओं ने बोला हमारा डॉन है। अच्छा तेरा डॉन है, ऑस्ट्रेलिया में पहला भागा किधर? थाईलैंड में पहला भागा किधर? इंडोनेशिया। वहां से फिर इसने अपनी पुलिस को कॉल करा, भाई मुझे यहाँ से किसी तरह सेफ्टी से निकलवाओ, मैं तुम लोग को सरेंडर करता हूँ। तो तुम हिंदू डॉनों का यही औकात है इंडिया से, जैसे तुम्हारे भगवान बाहर नहीं निकल पाए इसी तरह तुम्हारे डॉन नहीं निकल पाए। When religion entered crime. मनिया सुरवे की मौत के बाद मुंबई शांत नहीं हुई। हाँ वो अच्छा, इस चूड़े को मनिया सुरवे को दाऊद भाई ने कुत्ते की तरह पिलवाया था। मतलब ये एक आम सा वो नहीं होता है वो लोंडे लपाड़े टाइप के, ये उस तरह का था मनिया सुरवे। इसको हिंदुस्तान की फिल्मों में ऐसा बताया है जैसे कोई सुपर नेचुरल ताकत थी, ब्रह्मा भी इसके आके गो गो करता था, इतना कोई। अबे 2 घंटे 1 घंटा फाइट चली और जिस फ्लैट में था उसी फ्लैट में दाऊद भाई ने काम उतरवा दिया इसका मनिया सुरवे का। तो ये तुम्हारा शेर था कोई मनिया सुरवे? मतलब जो इनके यहाँ कुत्ते की मौत निकल जाए वो इनके यहाँ शेर होता है भाई। जरूर हुई, सड़कों से शोर हट गया और अंडरवर्ल्ड ने एक सबक सीखा, जो दिखेगा वो मरेगा। और शायद यही वजह है कि बंबई अंडरवर्ल्ड का अगला खिलाड़ी सड़कों से नहीं आया, वो सिस्टम के बीच से आया। दाऊद इब्राहिम कास्कर। दाऊद और उसके पहले आए डॉन में एक फर्क था जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। दाऊद कानून के बाहर से नहीं आया था, वो कानून के घर से आया था। उसका पिता मुंबई पुलिस में कांस्टेबल था। यही वजह है कि दाऊद को पुलिस का डर नहीं था, शायद उसे पुलिस की कार्यप्रणाली पता थी। कौन सा इलाका किस थाने के अधीन है, कौन सा अफसर कब बदलेगा, किस फाइल में। अरे जितनी तू तो पता नहीं कहीं से ये पेपर पे सामने पढ़ के तू कहानी पढ़ रही है। पहली बात तो ये दाऊद जो था इनिशियल लेवल पे पुलिस का मुखबर था भाई, सही है। पुलिस ऐसे भी किसी गैंग को या किसी गैंगस्टर को या किसी इंसान को खड़ा नहीं करती, उसको पहले प्रोजेक्ट करा जाता है, सही है। उसके ऊपर हाथ होता है। दाऊद के ऊपर सरकारी हाथ था। दाऊद भाई जहां से भत्ता लेता था वहां पे पुलिस दाऊद पे कार्रवाई नहीं करती थी। दाऊद के पास तो बंदे ही नहीं थे, दाऊद तो अकेले ही खड़ा हुआ था ना भाई। ये तो बाद में आया अपना टाइगर भाई शरद शेट्टी, जिसको कुत्ते की मौत 4 साल तक शरद शेट्टी को ये नहीं पता था ये हिंदू डॉन था भाई। शायद इसको भी ना पता हो ये, क्योंकि ये भी पढ़ के बता रही है, भी ट्रस्ट में सीता खोल के बैठी हुई है। शरद शेट्टी 4 साल तक उसके घर वालों को नहीं पता कि जिंदा मर गया। वो तो भला हो के रांची पुलिस का, जिन्होंने किसको अपना लाला औरंगी के गैंग का बंदा था उस मुल्ला निसार, उस्ताद ताजू, इनको पकड़ा। इन्होंने बोला हमने दुबई में एक बंदे को फड़काया है और बंगले के अंदर ही दफना के आ गए।
4 साल बाद जब दुबई पुलिस ने उसको खुदाई करी तो शरद शेट्टी वहां से निकला। बाद में मुंबई में उसके घर वालों का डीएनए मैच हुआ। तो ये तुम्हारी फोर्स का हाल था और ये तुम्हारे हिंदू डॉन का था। उसको पेल के उस बंगले में दफना दिया शरद शेट्टी का, उसी बंगले में दफनाया। उस बंगले में कोई और लोग आराम से रेंट पे रहे भी रहे। वो जब खुदाई हुई अंदर से कंकाल निकले तो लोगों ने बोला भाई ये क्या है। तो इसको आधी कहानी पता है। ये दाऊद को यहाँ पे बस इसने अपनी मुंबई पुलिस को क्लियर कर दिया। भाई मुंबई पुलिस का एजेंट था दाऊद इब्राहिम। क्या दबाया जा सकता है। ये विरासत पैसे की नहीं थी, ये विरासत सिस्टम की समझ की थी। उस दौर में अंडरवर्ल्ड में ये बात कही जाती रही कि मणिया सुरवे का एनकाउंटर दाऊद की दी हुई जानकारी पर हुआ था। देखते ही देखते दाऊद के दुश्मन नहीं, अगर मनिया सुरवे का कत्ल दाऊद भाई की उस पे हुआ था तो तू यहाँ मुंबई पुलिस को कैसे क्लीन चिट दे सकती है भाई। मुंबई पुलिस में ऊपर से नीचे तक हिंदू था। आपको पता है मनिया सुरवे के कत्ल में नाम किसका उछाला गया? उसमें भाई साहब जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट या जो भी पुलिस वाला था वो एक मुसलमान था। बोला मुसलमान था, इसने पेल दिया। अबे ये तो बता जिस आईजी डीआईजी के ऑफिस से ऑर्डर निकला है, सही है, जिस कमिश्नर के रूम से ऑर्डर निकला है कि मनिया सुरवे को पेल दिस, वो हिंदू थे और उन्होंने पैसा खाया हुआ था दाऊद का। ये तो पैसे खाने पे पैसे इनको दो, ये वक्त आने पे अपनी माँ बहन आगे कर देते हिंदू। पैसा खाया दाऊद का और उन्होंने अपनी अंडवे को पेल दिया मनिया सुरवे को। उसकी नहीं बल्कि पुलिस की गोलियों से खत्म हो रहे थे। ये आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है लेकिन पैटर्न साफ था। पुलिस पहुंचती थी और रास्ते से हटता कौन था? दाऊद के राइवल्स। मणिया सुरवे की मौत होती है 1982 और 1984 की गर्मी में। भिवंडी जल रहा था। धुएं के उस गुब्बारे में सिर्फ घर नहीं जल रहे थे, बॉम्बे की वो साझा संस्कृति भी राख हो रही थी। यही मोड़ जहां पर दंगे अब सांप्रदायिक हो गए। मई 1984 कथित राजनीतिक भाषण, सड़कों पर तनाव और फिर भिवंडी से मुंबई तक आग फैल गई। इन दंगों के दौरान एक नया दृश्य उभरता है। अंडरवर्ल्ड के गुंडे अपने अपने समुदायों के कथित रक्षक बनते नजर आते हैं और यही दाऊद इब्राहिम ने सबसे बड़ा सबक सीखा। अगर कानून देखा, अब ये उस टाइम पैदा भी नहीं हुई होगी, सही है भाई, इसको कहानी क्या ही पता होगी, क्योंकि जितने भी डॉन वॉन थे दुनिया में राज किसका? मुसलमानों का है भाई। मैं डॉन को मैं यहाँ पे कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, सही है गंदे होते, लेकिन आप डॉन से लेके किसी भी उसमें जाओ, हम टॉप पे बैठे हुए होते। ये यहाँ पे बोल रही है कि मजहब की एंट्री हुई, इससे इस पजीतनी से ये पूछे मजहब की एंट्री करवाई किसने? मजहब की एंट्री करवाता है बाल ठाकरे। बाल ठाकरे को अपना चूरन भेजना था, अंडवे को उसने पंप करा, अंडवा आ गया उसकी बातों में। फिर जब बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया तो फिर जो आपका टाइगर भाई था, टाइगर भाई ने फिर बोला कि लाला अब इनको नुलाने की बारी आएगी, सही है। तो बड़ा क्लासिकल बदला लिया था अंडवे। उस दिन भगवानों की मार्केटें भी क्रैश हो गई थी। इनकी स्टॉक मार्केट तो क्रैश हुई थी क्योंकि मुंबई स्टॉक मार्केट की जो स्टॉक एक्सचेंज था उसमें भी धमाका हुआ ऊपर भगवान के वहां भी, क्योंकि 1-2 घंटे में 370-90 तो 2-3 धमाकों में निकल गए थे ऊपर 1000 अफसरियों के पास। उस मजहब की एंट्री करवाने वाला बाल ठाकरे था। फिर राजन को एक मुखबरी के केस में, क्योंकि दाऊद की टिप दी थी राजन ने रो को। दाऊद को पता लग गया कि भाई साहब राजन, क्योंकि हिंदू आप नॉन मुस्लिम काफिर पे भरोसा नहीं कर सकते हो। बेशक ये डॉन थे, इनमें से कोई भी अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करता होगा, ना हिंदू करता होगा ना दाऊद मुसलमान करता होगा, लेकिन खून होता है। दाऊद ने यहाँ पे करी, उसने राजन ने करी गद्दारी, दाऊद को पता लग गया। फिर राजन लंगड़ी कुतिया ओए ओए करके जो भागा है अलग अलग कंट्री में, आज इंडिया की जेल में सड़ रहा है भाई राजन। निकालो अपने हिंदू डॉन को, वही भगवान बन गए 33 कोटि भगवानों की तरह, नहीं निकल पा रहे इंडिया से, निकल भी नहीं पाएगा कभी।
भीड़ से डरता है तो भीड़ सबसे मजबूत ढाल है। दाऊद ने दंगों से प्रभावित मुस्लिम इलाकों में पैसा पहुंचाया, हथियार नहीं, डर का व्यापार, सुरक्षा का जाल, और अपनी इस एक चाल में वो डॉन से मसीहा बन गया। और यहीं से मुंबई के अपराध जगत में मजहब दाखिल हुआ। मड़िया के बाद पुराने बॉस अभी जिंदा थे, हाजी मस्तान की। अच्छा, अगर दाऊद डॉन बन गया, दाऊद के पास पैसा तो अभी भी अनगिनत है, अंधाधुन पैसा है, डी कंपनी चल रही है। डी कंपनी का मतलब ये होता है कि उसके व्हाइट कॉलर जो बिजनेस है, जो बिल्कुल साफ सुथरे बिजनेस है, वो भी करता है, कंस्ट्रक्शन के काम से लेके इवन आपका जो टाइगर मेमन है वो भी कंस्ट्रक्शन का काम करता है किसी शहर के अंदर। मुझे शहर का भी पता है, मैं बता नहीं रहा। तो बहरहाल इसने बोला कि दाऊद के पास पैसा था, उसने मुस्लिम आबादियों में पूछाया इसको, इसकी 33 करोड़ सीता के 12 सुराग की कसम ये बात करके बताए कि दाऊद के नीचे इंडिया की हिंदू एक्ट्रेस आती थी या नहीं आती थी। तुम्हारी सीता पैसे लेके आ रही है वो सही है, एक आम मुसलमान के घर में अगर पैसा जा रहा है वो गलत है। तो दाऊद ने फिर वही करा जो तुम लोग जिसके लायक हो। विरासत, करीम लाला की पकड़, लेकिन मड़िया की मौत ने दोनों मॉडलों को अप्रासंगिक बना दिया। क्योंकि करीम लाला भी अगर आप नोट करो, करीम लाला के जो बेटा था पठान में, उसका नाम भूल गया, टुचा था करीम लाला। करीम लाला भी हिंदू भगवानों की तरह मुंबई से बाहर नहीं निकला। डॉन, देखो डॉन कभी भी ये याद रखना, जिस्मानी ताकत से डॉन नहीं बनता है, डॉन बना जाता है इससे। दाऊद इब्राहिम खुद जाके थोड़ी ना फड्डे लड़ता था, उसने एक टाइम तक इनिशियल लेवल पे लड़ा होगा, फाड़े होंगे, उसके बाद खुद थोड़ी ना लड़ता भाई। तो दिमाग था, गया दुबई, दुबई से बैठ के मुंबई हिला दिया। करीम लाला और ये जितने फडान थे ये वही के वही रहेगा, और दाऊद के हाथों मारे गए। इन्होंने दाऊद का एक भाई शब्बीर को मारा है, किसी को मारा था पठान गैंग ने, पूरा पठान फैमिली सफाई हस्ती से मिटा दी भाई। इसको बोलते हैं दाऊद। ना समझौते काम आते थे और ना ही सड़क की खुली हिंसा। दाऊद ने पुराने डॉनों को मारा नहीं, उनसे उन्हें रिप्लेस किया। पैसा दुबई शिफ्ट हुआ, सप्लाई चेन बदली, सड़क के गैंग सब कॉन्ट्रैक्टर बने। ये टेक ओवर खून से नहीं नेटवर्क से हुआ। 1984 में दाऊद का भाई शब्बीर इब्राहिम मारा जाता है। 2 साल बाद जवाब आता है 1986 में। मारता कौन है? पठान का भाई, सही है, पठान गैंग जो भी इसने पिक्चर दिखाई थी पेट्रोल पंप पे। दाऊद करीम लाला के भतीजे समद खान को सरेआम गोलियों से भून देता है। ये हत्या सिर्फ बदला नहीं थी, ये ऐलान था, पुराना अंडरवर्ल्ड अब खत्म। अब मेरा इस पजीतनी से सवाल है, इसका ऊपर का टाइटल लेगा वंस अपॉन अ टाइम व्हेन रिलीजियस इंटर क्राइम। सवाल ये पैदा होता है, समद खान मुसलमान था, करीम लाला मुसलमान था, दाऊद इब्राहिम मुसलमान, खासकर कोकनी मुस्लिम है भाई। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब दाऊद समद को मार रहा है, इसमें रिलीजन कहां से आ गया भाई? तो दोनों मुसलमान थे, तो इनको लगी हुई है। वो जो टाइगर मेमन, जो इनको मैं बोलता हूं दाऊद इब्राहिम से बड़ा, अगर डॉन में अपने आप को मतलब मेरी नजर में किसी की इज्जत है दाऊद भाई से बड़ी, वो है आपका टाइगर मेमन। ऐसी जगह चोट मार के गया है कि सीता, राम कलुआ, सीता का दलाल राम कलुआ सब परेशान है और आज तक परेशान है। वो है आपका टाइगर मेमन, जो इनको झटका दे के गया था 12 एक साथ सिलेंडर ब्लास्ट। इनके यहां सिलेंडर ब्लास्ट बोला जाता है। लेकिन इसी पल दाऊद को मड़िया का अंजाम याद आता है, जब मुंबई पुलिस समद खान मर्डर केस में उस पर शिकंजा कसती है। और तभी एक रात दाऊद भारत छोड़ देता है। एक झूठ यही टूटता है। दाऊद भारत से 1993 के बाद नहीं भागा, वो 1986 में ही देश से निकल चुका था। पहले अच्छा, अगर झूठ टूट चुका है तो फिर तुम्हारी मुंबई पुलिस की रिपोर्ट गलत है भाई। इस पे तो लीगल केस होना चाहिए। ये असल में मंदिर छाप है, ये फुल नियोगन है। ये पंडित के नीचे बोला भोले बाबा चक्कर में, पार्वती के चक्कर में, ये को पार्वती का अवतार है। फिर इस पे मुंबई पुलिस केस करे भाई, क्योंकि इस हिसाब से मुंबई पुलिस की रिपोर्ट झूठी हो रही है। मतलब 93 के धमाके हुए तो उस सुबह इन्होंने भगा दिया किसको? टाइगर मेमन को। टाइगर मेमन तो 1-1.5 महीने पहले या 1-1.5 साल पहले से दुबई में था भाई। वो उस दिन तो भागा नहीं। हाँ, उसके फैमिली मेंबर दुबई गए हो तो वो अलग बात है,
टाइगर भाई तो मुंबई में था ही नहीं, इनकी पुलिस ने लिख दिया, बोला टाइगर तो सुबह भागा 7 बजे की फ्लाइट से ले। भाई ये पलायन घबराहट नहीं थी, ये योजना थी, उस आदमी की योजना जिसे पता था कानून कब कहां तक जाएगा। और यही राजनीति में एक अफवाह जोर पकड़ती है कि दाऊद को ऊपर से सेफ पैसेज मिला। 1993 के बाद ये सवाल खुलकर उठा, आखिर दाऊद भारत से भागा कैसे, उसे सेफ पैसेज दिया किसने। महाराष्ट्र की राजनीति में ये आरोप सबसे तेज आवाज में स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ने उठाया। मुंडे का आरोप सीधा था, उन्होंने कहा दाऊद इब्राहिम सिर्फ पुलिस की नाकामी से नहीं बल्कि राजनीतिक मदद से देश से बाहर निकल पाया। उनका इशारा तत्कालीन सत्ता और खास तौर पर शरद पवार की सरकार की ओर था। ये आरोप अदालत में सिद्ध नहीं हुए, लेकिन इन आरोपों ने एक बात स्थापित कर दी कि अंडरवर्ल्ड अकेला नहीं चलता था। इसी दबाव में INN वोहरा कमेटी रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट ने पहली बार सरकारी तौर पर स्वीकार किया कि अपराध, राजनीति और नौकरशाही एक दूसरे से अलग अलग। CM हिंदू था, सही है भाई। जो उसका वहां पे मुंबई इमिग्रेशन के ऊपर, जाहिर सी बात है पासपोर्ट दिखा के गया भाई, कोई उसके डंकी मार के लांच के अंदर तो नहीं गया होगा, वो भी हिंदू। ये हिंदू कैसे माइनस हो रहा है? अबे तुम उसके पैसों पे पलने वाले हो भाई, तुम्हें कोई भी पैसा दे, तुम ISI के लिए 50 रुपए के ऊपर ISI के लिए एजेंट गिरी करता था इनका नेवी का बंदा। 50 रुपए इंडिया अबे 50 रुपए में तुम लोग अपनी भारत माता बेचने वाले हो, तुम लोग अभी बात करोगे? नहीं है। पवार का पक्ष भी रिकॉर्ड पर है कि 90 के दशक में दाऊद ने बिना शर्त आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा, जो इसलिए ठुकराया गया क्योंकि दाऊद जेल नहीं जाना चाहता था। लेकिन ये सफाई एक सवाल को नहीं मिटाती, 1986 में दाऊद को रोका क्यों नहीं गया? दुबई में दाऊद ने अपराध को नया रूप दिया, हफ्ता नहीं शेयर, स्मगलिंग से हवाला, हवाला से रियल एस्टेट और सिनेमा। मुंबई अब ऑफिस से चलती थी, अपराध को बकायदा एक स्ट्रक्चर दिया गया, अपराध के धंधे के अलग अलग वर्टिकल्स खड़े किए गए। दाऊद के साथ था अनीस इब्राहिम, जो सिस्टम और पैसे को डिसिप्लिन में रखता था, छोटा राजन जो सड़क की हिंसा था, और अबू सलीम जो सीमा पार डर पहुंचाने लगा। दरअसल ये केवल गैंग नहीं थी, ये सांप्रदायिक सुरक्षा के नीचे चढ़। अच्छा, ये अबू सलीम वो है भाई साहब, अगर आपने T सीरीज के चैनल देखा हो यूट्यूब पे, इंडियन फिल्मों के गाने जो खरीद के अपने पे करता है, T सीरीज वाला, ये उसका मालिक है गुलशन। इसने गुलशन को 1000 अफसरी के पास भेजा था, ये अबू सलीम जो बंदा है। रहा क्राइम सिंडिकेट था। इसी बीच दिसंबर 1992 बाबरी विवादित ढांचे का विध्वंस, मुंबई फिर जली। दाऊद ने इस बाबरी मस्जिद ने अब तक जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर 1.5 लाख हिंदू फौजियों को 1000 अफसरों के पास पहुंचा दिया। अभी मैं सिर्फ वो बता रहा हूं भाई, 1.5 लाख। बाकी बांग्लादेश और इधर लेफ्ट राइट में कितने हिंदू इस रगड़े में आ गए, मेरी समझ से बाहर है। तो मैं तो ये चाहता हूं तुम एक आधा और वहां पे कोई मस्ती करो, ताकि तुम्हारा डायरेक्ट नंबर, क्योंकि अब बांग्लादेश की बारी है भाई, बांग्लादेश में 7 रहेगी, 7 को लाना है 1 पे, तो कोई जब आपको पॉइंट मिलेगा तभी आएगा। तो बाबरी का बदला दाऊद ने लिया हो या ना लिया हो, लेकिन टाइगर मेमन को बाबरी के बदले में बोलते सैल्यूट है भाई, टाइगर भाई को मौके की तरह देखा। टाइगर मेनन के जरिए गुस्सा रिक्रूट हुआ और आया RDX। समंदर के रास्ते रायगढ़ का तट, ये सिर्फ बारूद नहीं था, ये उस कथित धर्मनिरपेक्ष अपराध का अंत था जो कभी हाजी मस्तान की पहचान हुआ करता था। दिन था 12 मार्च 1993। 12 धमाके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, झवेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, एयर इंडिया बिल्डिंग। ये गैंग वॉर नहीं था, ये सांप्रदायिक आतंक था। चार्जशीट्स में नाम थे, शुक्र है उस टाइम ये नहीं बोला इन्होंने सिलेंडर ब्लास्ट था, नेटवर्क थे और विदेशी कड़ियां जैसे कि भारतीय जांच एजेंसियों ने दर्ज किया। और राजनीतिक तौर पर सामने कौन आया? फिर वही चेहरा जिस पर दाऊद को भारत से भागने का आरोप लगा था,
शरद पवार। उन्होंने ब्लास्ट की संख्या 12 से 13 कर दी। टीवी पर कहानी गढ़ी गई कि हमला केवल हिंदू ही नहीं मुस्लिम बहुल इलाके में भी हुआ है। पर क्या ये सच था? एक टके का नहीं, पर नैरेटिव कामयाब हुआ 100%। दाऊद के लिए अब अपराध यहाँ अपराध नहीं रहा, वो युद्ध का औजार बन गया, मजहब के नाम पर एक स्टेट को डिस्टेबलाइज करने का जरिया। आने वाले अध्यायों में हम इस विषय पर और नहीं तो मजहब के नाम पे ये गैंगस्टरों को किसने बोला कि ये दाऊद जो है मुसलमान लड़कों को ही आगे करता है, हिंदुओं को पांव की जूती समझता है। भाई अगर तो समझता भी था तो सही है, दाऊद इब्राहिम मुसलमान है, दाऊद इब्राहिम ने अपना बेशक गलत दुनिया डॉनगिरी अपना एम्पायर खड़ा करा है, तो भाई वो उस एम्पायर के अंदर खुद खड़ा अपने बंदे खड़े करेगा ना यार। अब तुम्हारे वाले जो थे वो कभी डॉन बन नहीं पाए। शरद शेट्टी पांव की जूती, छोटा राजन पांव की जूती। एक हिंदू डॉन बताओ जो दाऊद के कद पे पहुंचता हो। पूरी दुनिया जब से तुम्हारी एक कल्ट बनी है, तुम बताओ तुम्हारा कोई बंदा मुसलमान के किसी राजा के साथ या डॉनगिरी में किसी डॉन के साथ खड़ा हो पाया? भाई ये एंट्री करवाई थी मुंबई की लोकल ऑडियंस से वोट लेने के लिए किसने? आपकी बाल ठाकरे ने। और बाल ठाकरे ही वजह बना था 1993 के जो 1000 अफसरे योजना सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे। गहरी चर्चा करेंगे, परंतु इस सीरीज का फ्लो बदलते दर्शकों के हिसाब से रखा गया है, तो अंडरवर्ल्ड में मजहब की बात यहीं पर अंत करेंगे। लेकिन ये बात मन में बिठाना जरूरी है कि हाजी मस्तान के दौर में अपराध पैसा मांगता था, मणिया के दौर में अपराध डर दिखाता था, दाऊद इब्राहिम के दौर में अपराध पहचान मांगने लगा, और जिस दिन अपराध मजहब मांगने लगे उस दिन शहर अपनी सुरक्षा खुद खोजता है। मुंबई ने भी यही किया, लेकिन वो जवाब राजनीति से नहीं आया, वो जवाब मीलों की बंद होती चिमनियों के नीचे तैयार हो रहा था। इसलिए जल्द ही मिलेंगे वंस अपॉन अ टाइम हु रूल्ड इन मुंबई के अगले अध्याय में। अगले अध्याय में थोड़ा सा पढ़ के आइयो भाई, क्योंकि तेरे वहां पे तो एक डॉन भी मौजूद ही नहीं है। सही है ना, तुझे कोई हिस्ट्री पता, तूने ट्रस्ट में सीता खोला, बोला भाई ये है और बोल दो अपने हिसाब से। इसने आधे से ज्यादा तो अपनी गवर्नमेंट की रिपोर्टें झुठला दी भाई। मुंबई पुलिस इस पे केस कर सकती है।